तो अभी पिछले लिंक में हमने आज बहन रजनी गुप्ता जी का जीवन परिचय जाना, उनके जीवन से संबंधित बातें आज हमको मालूम हुई। और इस चरण में हम लोग उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा के बारे में बातचीत करते हैं। और इस लिंक में हम आज जानेंगे कि ये तो आपने बता ही दिया था कि बचपन से ही आपको साहित्य में रुचि थी। तो फिर भी कैसे कैसे आपकी साहित्य जीवन की ये जो यात्रा है आगे बढ़ी, और क्या क्या उपलब्धियां आपको प्राप्त हुई, और क्या क्या आपकी पुस्तकें अगर कुछ प्रकाशित हुई हैं तो उनके बारे में भी हम लोग जानेंगे। और कितने सम्मेलन गोष्ठियां आपने की, ये सारी बातें आज हम आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से जानेंगे। तो स्वागत है आपका। चलिए सुनते हैं आपको, और शुरू कीजिए अपना साहित्यिक जीवन की यात्रा। जी, जी। पुनः माँ शारदा की चरण वंदना करते हुए मैं रजनी गुप्ता पूनम चंद्रिका आपका और सभी लोगों का हार्दिक आभार अभिवादन करते हुए, ये तो हमने पहले ही बताया ही था कि रजनी पूनम चंद मेरा नाम विद्यालय में माँ ने लिखवाया था। और धीरे धीरे जो है, मतलब बचपन से ही माँ ने हमको पूज्य गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस का पाठ हृदयांगम हृदय में एकदम है समा गया था। जैसे वो उसके एक दोहा चौपाई एकदम मन में समा गई थी, बिल्कुल बहुत ही अच्छा लगता था। कितनी सारी चौपाइयाँ और दोहे रटे हुए थे, और एक छोटी सी पुस्तक थी, वो सीताराम सीताराम लिखा था, हनुमान चालीसा थी। तो इन सब से जो धीरे धीरे रुचि मेरी इस तरफ साहित्य की तरफ बढ़ती रही। और संस्कृत में भी मतलब हमने सब्जेक्ट लिया था, तो इसलिए संस्कृत का भी थोड़ा हमारे साहित्य पर असर आ जाता है। लोग कहते भी है कि आपकी भाषा थोड़ा कभी कभी ऐसा, हमने कहा कि वो संस्कृत की वजह से अपने आप ही शब्द हो जाते हैं। तो तुलसीदास जी के ग्रंथ का पाठ करते करते अंदर से मेरे साहित्य के लिए दोहों में सबसे पहले हमने दोहा लेखन से ही शुरुआत की थी। क्योंकि वो कबीरदास जी के दोहे हिंदी सब्जेक्ट था हमारा, रहीमदास जी के दोहे, रसखान जी के दोहे, मीराबाई के पद है, सूरदास के पद है, और बिहारी लाल के सतसई जो नाम कहते नहीं, देखन भी छोटे लगे घाव करे गंभीर, तो उनकी बिहारी की सतसई जो थी, वो पढ़ते पढ़ते, और मतलब कि उसको छंदबद्ध लय तरीके से गाते भी थे। वह मम्मी मेरी पढ़ती ऐसे नहीं थी, तो सुना सुना करके जो है वो पढ़ गा गा के बताती थी। तो इसी तरह से साहित्य का बीजारोपण बचपन से ही हो गया था। और आगे चल के पाठ्यक्रम में से संस्कृत लिया तो कालिदास जी, बाणभट्ट जी हैं, और सुमित्रानंद छायावादी जितने कवि थे, सुमित्रानंद पति, जयशंकर प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, महादेवी वर्मा जी। तो जैसे लग रहा है कि हम विरह ज्यादा लिखते हैं, तो लोग कहते हैं कि आपके अंदर ऐसे महादेवी वर्मा का जो है प्रभाव ज्यादा स्पष्ट दिखाई पड़ता है। क्योंकि कोई भी रचना लिखेंगे, कोई भी अगर आपको विषय दिया जाता है, तो संयोग श्रृंगार के भी लिखे हैं काफी हमने, लेकिन तुरंत मन में तो विरह का ही हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की गोदान है, गबन है, और उनकी जो ईदगाह कहानी थी, छोटी सी कहानी थी, लेकिन वो उसका असर बहुत ज्यादा, माँ के लिए कितना प्रेम था उस बच्चे के अंदर। इतने सारे खिलौनों को, चाट पकौड़ी सब कुछ छोड़ के उसने अपने माँ के लिए चिमटा लिया था कि कहीं उनकी माँ के हाथ न जलने पाए। ये सब जो है अंदर से मेरे अंदर बहुत समाहित होता चला गया था। और इस तरह साहित्यिक विभूतियों का अध्ययन करते करते, कालजयी रचनाओं को जो पढ़ते हुए, फिर धीरे धीरे साहित्य में, साहित्य गंगा में डुबकी लगाते लगाते, और फिर हम पटरों से जुड़ते चले गए फेसबुक के माध्यम से। तो साहित्य में टूटे फूटे शब्द हमारे हाइकू और दोहे का आकार लेते चले गए। हाइकू थोड़ा बहुत लिखने लगे थे, और ईरा जोरी इस समय है नहीं, वो बहुत प्रेरित करती थी हमको कि जो है, मतलब अगर हम नहीं भी लिख रहे, अरे आइए इस पटल पे आइए, उस पटल पर आइए, यहाँ पर ये दिया गया, आपको दोहे भी लिख लेती है, आपको छंद में भी लिख लेती है। तो हम मतलब हर उस पे आपका पकड़ है, तो आप आइए, वहां पर कुछ भी लिखिए, कुंडलियां आप लिख लेती तो उसमें कुंडलियां भेजिए, इस पटल पर ये भेजिए, इस तरह से। और जैसे दोहे हम लिखते थे, तो एक दोहा हमारा आलोक विष्णुचंद्र जी भी नहीं है, गुरु के रूप में उन्हीं को हम अपना साहित्य गुरु मानते हैं, क्योंकि उन्होंने हमको हर चीज पहले दोहा लिखते थे। जैसे दोहा, एक दोहे का चरण मेरा उनके दोहे के चरण से टकरा गया था, उन्होंने हमको मैसेज किया कि ये क्या आपने जो मेरा ही चरण ले लिया। हमने कहा ये तो हमने अपने मन से ही कहा है। तो कह रहे थे कि ये तो बिल्कुल, मतलब थोड़ा शब्दों का फेर था, लेकिन जो है फिर इस तरह से उनसे परिचय हुआ। तो उन्होंने हमारे दोहों में, जैसे कि हम शुरू से ही दोहा पते ही जैसे पढ़ते पढ़ते शायद, मतलब चाहे
अपने मन से मतलब दोहा के विधान लिखने लगे थे, भले ही हमको आता नहीं था। तो उन्होंने थोड़ा बहुत हमको उसका संशोधन जैसे बताया कि इस जगह इस तरह से इसका ये विधान है। और फिर उनको ये उनके माध्यम से और भी पटलों से हम जुड़े। एक जगह साहित्यिक पटल था, तो वहां पर लेखों का मतलब रचनाकारों का शोषण जैसे किया जा रहा था। उन्होंने वहां से फिर खुद भी हटे और कहते आपकी मर्जी है, हटना हो तो हटिए, नहीं तो हम आपको फोर्स नहीं करेंगे। फिर हम लोग ने मिलकर साहित्य सप्ताह संस्थान प्रयागराज का अपना पटल बनाया। तो वहां पर उन्होंने ये कहा कि खाली दोनों से ही नहीं, आपको अन्य विधाओं में भी आजमाना चाहिए, अपना हुनर आजमाना चाहिए। तो उन्होंने प्रेरित किया। तो हमने कहा कि कैसे मतलब कि कोई मीटर पे जैसे कि गजल कैसे लिखी जा सकती है, कैसे हम गीतिका को जो है मीटर में लिख सकते हैं, गीत कैसे मतलब पहले दोहा गीत दोहा गजल से शुरुआत की थी, क्योंकि दोहा के साथ में ही ये साथ चलता रहता उस पटल पर। तो वो हमने लिखा वहां पर। उन्होंने फिर कहा कि नहीं, तो इस दोहा विधा से अलग हट करके अन्य विधाओं में भी धीरे धीरे सारे छंद सवैया और जो है वो सीखना शुरू किया हमने। और उसके बाद इस तरह साहित्यिक जीवन में हमारे करते करते फिर धीरे धीरे हमारे रचनाएं भी जैसे छपने लगी। शायद जितने भी क्या कहते हैं जैसे पत्रिकाएं हैं, उसमें वो आता था ना कि लिंक देते थे यहाँ पे रचना छापने के लिए। और साझा संकलन कम से कम हमारे जितने नोट है उसके अलावा तो हमको याद भी नहीं है कि कितने हमारे साझा संकलन छप छप गए हैं। और जो सचिवालय की पत्रिका छपती है अपरिहार यहाँ उत्तर प्रदेश की, तो उसमें भी रचनाएं बराबर हमारी छपती रहती है। लघु कथा गोष्ठी की शुरुआत हमने की थी सबसे पहले। और काव्य गोष्ठी ऑनलाइन तो बहुत देर में किया है, ऑफलाइन जैसे कि पहले हिम्मत नहीं पड़ती थी कैसे जाए कैसे पढ़ेंगे। लेकिन धीरे धीरे फिर जब जाने लगी जोड़ी के साथ में लघु कथा गोष्ठी में गए। और उसके बाद फिर काव्य गोष्ठी में एक बार गए थे, लघु समानुभूति संस्था है उसके अंदर। तो वहां पर हमने अपना ये आपको जो जीवन परिचय सुनाया था कि रजनी मेरा नाम है इस तरह से करके। तो वहां पर उस समूह ने कहा कि आपका दोहे में पकड़ है, तो आप दोहा में ही आगे अपने आप को बढ़ाइए इस तरह से करके। इस तरह से गोष्ठियों में जाना शुरू हुआ। फिर जब ऑनलाइन गोष्ठियां शुरू हुई, तो हम बचते रहते थे कि ऑनलाइन कैसे हम पढ़ेंगे जा करके। वहां पर फिर बहुत कई लोगों ने बुलाया कि आइए ऑनलाइन हम करते हैं, उसमें आइए, तो हम नहीं मना कर देते थे। फिर एक बार काव्य सरिता है फेसबुक का ग्रुप, तो वहां पर सुरेंद्र शर्मा सागर भाई साहब है। तो उन्होंने कहा कि आप हमारे से शुरुआत करिए, हम आपको बुलाएंगे, आपको आना पड़ेगा। फिर उन्होंने वहां से हमको ऑनलाइन लाइव करवाया। उसके बाद में कई पता नहीं कितनी गोष्ठियां ऑनलाइन कर चुके हैं। आपने भी यहाँ तो शुरू कर रखा है। भारतीय साहित्य मंच का तो बहुत ही बड़ा योगदान है लाइफ में। तो इस तरह से ऑनलाइन गोष्ठियां हमारी चलती रहती है। ऑफलाइन भी पुस्तक मेला वगैरह लगता है यहाँ पर, या गांधी पुस्तक मेला लगता है चाकबाग में। रविंद्रालय में भी पुस्तक मेला लगा था, वहां 2-3 बार गए हैं। और मतलब पहले भी गए, इस बार 2-3 बार जा चुके हैं, इसके पहले काफी बार गए हैं। तो इस तरह से ऑनलाइन और ऑफलाइन गोष्ठियां चलती रहती है हमारी। तो कभी इन आपकी रचनाओं पर कोई पुरस्कार वगैरह मिला हो, चाहे वो। ये मकसम मकसम साहित्य संस्था मकसम है, जी। दिल्ली से है, संचालित ये उत्तर प्रदेश का ही इसका भी है। तो इन्होंने भी लघु कथा की माँ के ऊपर एक गोष्ठी की थी, तो उसमें हमको पुरस्कार मिला। और क्या नाम है, रूबरू संस्था है, इन्होंने हमको साहित्य श्री सम्मान से सम्मानित किया। नूरे गजल है, दोहा सामग्री है, दोहा और कुंडलियां कनक है इस तरह से। और क्या विरह की महादेवी, इस तरह से काफी हमको सम्मान प्राप्त होते रहे हैं। और ऑनलाइन तो होते रहते हैं, ये प्रतियोगिताएं होती रहती है ऑनलाइन, तो उसमें भी मिलते रहते हैं। साझा संकलन का ही हो गया है, जैसे कि एक आयुर्वेदिक निकला था साझा संकलन। तो उसमें कई पुष्पों के कई जड़ी बूटियों के ऊपर किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया। तो हमको गुलदाउदी के ऊपर मिला था। तो गुलदाउदी पर 51 दोहे हमने लिखे थे। उसके गुण दोष के बारे में, उसके मतलब क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इसको लेने से किस बीमारी में क्या काम आती है, और इसका महत्व क्या है, उपयोगिता क्या है, इस तरह से करके 51 दोहे उस पे लिखे थे।
कहमुखी का संकलन आ चुका है हमारा, और दोहों का आ चुका है। और गजल की तो ऑनलाइन ही जितनी रचनाएं छपती हैं, तो उसमें ऑनलाइन अभी छपा है गजल का भी संग्रह। एकल पुस्तिका हमको छपवाने का है, एकल अपना, तो आप लोग का आशीर्वाद मिलेगा तो उसको भी छपवा सकेंगे। अभी तो राजा संकलन ही काफी है, तो उसकी तो गिनती नहीं है। इसका मतलब नहीं अभी तो तक हमारे दो, आपने अपनी कोई पुस्तक प्रकाशित अभी नहीं करवाई है। वो उधर तो काफी काम कर रहे थे, पुस्तक प्रकाश में वही कोरोना काल आ गया, तो थोड़ा हमारा वही मम्मी पापा लोग नहीं रहे तो डिस्टर्ब हो गया, तो थोड़ा तो 2,000 के ऊपर दो ही है मेरे तैयार। लेकिन बस है कि जो है उधर जोश में कर रहे थे काम, अब बीच में काम रुक गया है, तो अब जो इस समय नहीं कर पा रहे हैं। 2,000 और दोहे हैं। महिला शक्ति बाप रे। दोहे तो हम लोग, अब आप अपने मुंह नहीं कहना, अपने मुंह से नहीं कहना चाहिए, लेकिन लोग सब- कहते हैं कि आशु दोहा लिखती है, आप दुल्हन जो है दोहा तैयार कर देती हैं। और बहुत जैसे कि नागरिक अभिनंदन सम्मान हमको मिला, महिला सशक्तिकरण का सम्मान मिला था यहाँ पर, 8 मार्च को होता है ना 10 नब्बे चौराहे पर, तो जी। वहां पर आमंत्रित किया गया था, महिला सशक्तिकरण का मिला था। और ये जो है सचिवालय की पत्रिका से भी सम्मान मिला है हमको। वाह। और लेखन की विधा के अंदर गीत है, हाइकू है, दोहा, गजल, लघु कथा, विभिन्न प्रकार के सवैया छंद है, गीतिका है, वाहिया, कहमित्री, मतलब जो भी है रचना उसपे कर लेते हैं। तो वो बहुत ये सही। वहां पे पटल पर, जैसे हमारे यहाँ है पटल पर, तो बोलती है कि हर विधा में आप जो है रचना कोई भी विधा हो आप अपना छाप छोड़ देती है इसमें, इस तरह से लोग कहते हैं। बस माँ शारदे की कृपा है, जो हमसे जो जिस क्षेत्र में लिखवाती, जिस विधा में लिखवाती है, उस विधा में लेखनी चल देती है। हमारा इसमें कोई भी योगदान नहीं है, बस वही अपना हाथ पकड़े रहे हमारे, बस यही कामना करते हैं, उनका हाथ न छूटे, गुरुदेव की ऐसे आशीर्वाद बना रहे हमारे ऊपर। और गजल के क्षेत्र में विनय सागर जायसवाल जी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। जैसे हम पहले शेर शायरियाँ ऐसे लिखते रहते थे, तो कहने लगे कि इसको गजल का रूप दो, और जो है पूरी पूरी गजल लिखो, तो हमने कहा कि कैसे लिख सकते हैं, मतलब कहने नहीं, कोशिश करो लिख लोगी। फिर धीरे धीरे फिर गजल में हमने इसी को पढ़ाना शुरू कर दिया, पढ़ते पढ़ते फिर वो गजल का रूप ले लिए हमारे शब्द। इस तरह गजल लिखने में, गजल के क्षेत्र में मेरा पदार्पण हो गया। बहुत सुंदर। वैसे तो हम आपकी रचनाएं, चाहे वो गजल हो या वो दोहे हों, हम लोग पढ़ते रहते हैं। कभी कभी अन्य विधाओं में भी आप लिखे रहते हैं तो हम पढ़ते रहते हैं। फिर भी कोई ऐसा गुरु, साहित्यिक गुरु मिला आपको जिसकी वजह से आप आगे बढ़े इतना। बताया ना आदरणीय आलोक मिश्र मुकुंद जी, उन्होंने ही हमारा आलोक हाथ कुश। पकड़ के हमको साहित्य क्षेत्र जी, अब उनको हमने बुलाया भी था कि आप आइएगा, लेकिन वो आए नहीं, इसीलिए उनको जुड़वाया था इस पटल से कि जैसे कभी आना हो उनको तो आ सकते हैं, लेकिन वो पुलिस विभाग में है तो जल्दी आ नहीं पाते हैं। लेकिन उनकी कलम बहुत ही, मतलब गीत का गुरु ही कहिए उनको, वो गीतिका के वे, और कुंडलियां तो इतनी जल्दी, मतलब बाल कुंडलियों की जनक है वो। अभी तक सब कुंडलियां लिखे, बाल कुंडलियां कोई नहीं लिखता था, लेकिन वो ही बाल कुंडलियां लिखना शुरू किए। और दोहे वगैरह जो है उनके तो है ही मारक हर चीज में। इस तरह से उन्होंने, जैसे उनके गुण थे वैसे उन्होंने हमको भी आगे बढ़ाया कि इसमें आप करो तो आप हर चीज में लिख सकती हैं, दोहे के अलावा भी। तो हर विधा में उन्होंने हमको आगे बढ़ाया। वाह। तो तो साहित्यिक गुरु तो हमारे, वही है। तो जैसा कि आपने बताया कि आप जो भी आपको विषय मिलता है आप उसी में लिख लेते हैं। और दो नहीं जैसे अपने मन से भी लिखते रहते हैं, जैसे किसी पर्टिकुलर विषय मिला तो उस पर भी, जैसे गजल कहीं कहीं दी जाती है इस पे लिखिए, या दो कोई विषय मिलता है इस पे कुंडलियाँ लिखता है, गीत किसी पे कोई मुखड़ा दे देते हैं, इसको आधार बना के लिखिए, तो उस पे अगर लिखते हैं, वैसे अपने मन से जो आता है वो भी लिखते हैं। आपकी जो भी गजलें वगैरह हम पढ़ते हैं या तो वो श्रृंगार पर होती हैं या भक्ति भाव वाली होती हैं। और श्रृंगार का भक्ति तो वियोग बहुत ही पक्ष, अंदर हमारे अंदर। जी जी। श्रृंगार का वियोग पक्ष आपने बताया कि आप ज्यादा लिखती हैं। तो इतनी सारी, जब आपने 2,000 बताया कि गजल लिख दी, तो इतनी देर लगा दी दोहे, आपने। दोहे लिख दिए तो इतनी देर हाँ लगा दी। पुस्तक पुस्तक। जी
एक साल पहले कुछ मतलब बिल्कुल तैयारी थी, वही 2020 के लगभग, बीच में वो आ गया ना, तो उसके बाद डिस्टर्ब हो गया, हमारे परिवार के कई लोग सगे सगे हमारे चले गए, तो बिल्कुल मन व्यथित हो गया। तो अभी तक फिर अभी उठाया नहीं हमने उस पर काम करने के लिए, लेकिन अभी मन बना रहे हैं कि जितने इकट्ठे हुए उतने ही मतलब करवा रहे, बाकी और जो इकट्ठा करेंगे फिर उसको दोबारा दूसरी पुस्तक छप जाएगी। एक पुस्तक छपवा लेते हैं, 1000 की, 1000 दोहे ही छपवा लेते हैं पहले, वो तो पूरे तैयार रखे हुए, बस खाली छपने में चीजें हैं। हाँ, क्योंकि जो साहित्य जब इंसान के अंदर, किसी के अंदर जब समा जाता है, तो एक तरह से कल भी हम यही बात कर रहे थे कि साहित्य कभी मरता नहीं है। साहित्य हमेशा जीवित रहता है। बस उसे जरूरत होती है पुस्तकों की। तो हम रहें ना रहें, हमारी पुस्तकें इस समाज में रहेंगी, कहीं न कहीं रहेंगी, लोग कभी न कभी पढ़ेंगे। तो एक उसका संकलन होना चाहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपके भी संकलन जरूर आएंगे, और और आपके हमारे पास। तो मन में दिन भर जैसे कि साहित्य ही चला करता है, मतलब कोई भी काम हम कर रहे हैं लेकिन रचना मेरे दिमाग में गूंजती रहती है, कभी कोई पंक्ति आई तुरंत उसको नोट कर लेते हैं, और अपने पास तो मोबाइल दिन भर रखते हैं, मतलब कुछ भी आया तो दिमाग से कभी कभी वो भाव फिर नहीं आता है, तो ये लगता है कि जो भाव आया है उसको सही, तुरंत हम, बिल्कुल सही। और तो उसको तुरंत लिख लेके भले इसको आगे बाद में बढ़ाए, एक पंक्ति आई एक पंक्ति लिख के रख लेते हैं, बाद बिल्कुल में फिर सही है उसको बढ़ा लेते हैं। जी, जी। ये एक होता है। एक सच्चे साहित्यकार की निशानी ये है कि वो सोते समय अपने तकिए के नीचे एक कलम और एक कॉपी रखे, कि रात जी। में कोई भाव आया पहले, और हाँ, उठकर पहले उसको लिख लीजिए, नहीं तो सुबह रात तक के के वो 3-3 बजे तक पता। हम, हाँ, रात के 3-3 बज जाए, 4-4 बजे कुछ आया तुरंत हम जो है, जो सब लोग मम्मी की, मम्मी सोया करो, मम्मी नींद पूरी करो, कि मैं, हमको लगता है मेरी नींद, सोना, जागना, खाना पीना सब मेरा साहित्य ही है, मतलब इतनी आत्मा में रचा बसा है कि इसके अलावा हमारा ऐसा लगता है कोई जीवन है ही नहीं। तो पहले तो ये था, डायरिया बहुत ज्यादा लिखते थे रहते थे, लेकिन अब मोबाइल का साधन है, तो पहले मोबाइल पे ही नोट कर लेते हैं, जो आया तुरंत मोबाइल पे ही नोट कर लेते हैं। बहुत सुंदर। और कोई विशेष बात आपके साहित्यिक जीवन के बारे में जो आप हमें बताना ये चाहें? है कि हाँ, जितने भी मंच पर लोग मिले, सब सहयोगी मिले हैं, सबने उत्साहवर्धन ही किया है। और जहाँ पे हम, ये एक निवेदन हमारा है कि जैसे साहित्य के क्षेत्र में लोग रचना, जो कोई भी रचनाकार हो, किसी का नाम नहीं, लेकिन जैसे कि अब किसी अगर सलाह दिया है कि इस रचना में सुधार की आवश्यकता है, तो उसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिए, ये नहीं सोचना कि इन्होंने हमको टोक दिया या हमारी गलती निकाल दी। हमको तो बहुत ही अच्छा लगता है अगर कोई कमी बताता है, हम तो निवेदन करते हैं कि सादा समीक्षार्थ है सही। मेरी रचना, किसी को अगर सुझाव देना है, कोई इसमें गुंजाइश है, तो आप बिल्कुल सादर आमंत्रित हैं उसके लिए। तो हमको बिल्कुल भी बुरा नहीं मानते इस चीज का, उससे हमारा जो है और निखार होता है साहित्य के क्षेत्र में, जी जी। लेखनी और सुधरती है। तो कई लोग जो है, जिस कई पटर जो हमने देखा कि बस रचना लोग भेजते हैं, अगर किसी ने टोक दिया तो वो बुरा मान जाते हैं, तो उस जगह नहीं, हम भी नहीं, जैसे कई बार हमने जैसे दोहे वगैरह में किसी के हमको लगा, तो किसी गजल गीत में कुछ लगा तो बोला तो लोगों को बुरा लग गया, तो हमने छोड़ ही दिया है कि क्या, क्या फायदा अगर किसी को बुरा लग जाता है। बुरा तो इतना ज्यादा लगता है कि लोग ब्लॉक कर देते हैं। सही बात है। ये बहुत ज्यादा लोग ज्ञान तो दे रहा है, बहस इसको करने ब्लॉक लग, कर दो। हाँ, हाँ। ऐसा भी नहीं, होता है ज्ञान कई तो हम बार। दे ही नहीं सकते हैं, ज्ञान, ज्ञान नहीं, हम भी सीख रहे हैं, मैं हम लोग कोई जनरल बात कर परफेक्ट नहीं है, सीख रहे हैं, लेकिन जरा सा भी अगर जरा सा कहीं लगता है कि हाँ इस जगह, इसकी जगह ये होना चाहिए, तो जो अपने गुरुओं से सीखा है, माँ शारदे की कृपा से जो हमको थोड़ा बहुत समझ में आ जाता है, तो वहाँ इंगित करना हमारा धर्म है, ये भी अगर उसको देखा करते तो ये हम अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे हैं, समझ लीजिए। बिल्कुल तो सही बात इसलिए है। लगता है कि आपकी बात से मुझे बात याद है कि साहित्य के समाज में संपूर्ण कोई भी नहीं होता। खास तौर से हम बिल्कुल अगर नहीं है। हम अपने जैसे लोगों की बात करें, शायद, जी, तो हम लोग संपूर्ण कोई भी नहीं है। कहीं भी कोई भी कुछ भी सीख सकता है, कोई नई बात, नई जानकारी कहीं से भी प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए कोई भी नहीं, हमेशा हाँ, अच्छे सुझावों का हमेशा स्वागत करना चाहिए और धन्यवाद करना चाहिए कि आप किस इतनी सुझाव के रचनाएं कारण। लिखने के बाद भी हमको लगता है कि अगर कोई रचना लिख लिया तब भी लगता है कि कहीं पर कोई अगर कमी है तो इंगित कर रहे हैं, हम सबसे यही निवेदन करते हैं
ये नहीं लगता कि हम अभी कुछ लिख पाते हैं, हमको तो लगता है कि अभी शुरुआत हम कर रहे हैं। और वहां से आगे हमारे हाथ पकड़े रहे। बिल्कुल। तो ये थी आपकी साहित्य यात्रा। और कोई बात बताइए, अभी है कुछ समय। और साहित्य सब बताइए। गोष्ठियां, कुछ सम्मेलन वगैरह किए हैं आपने? कभी सम्मेलन वगैरह कुछ किए कभी? कभी सम्मेलन में जाते रहते हैं। अच्छा। कई संस्थाएं हैं जैसे कि जो करती हैं, और कई जगह जो है जैसे कई लोग अपने घर में भी मतलब करते हैं गोष्ठियां वगैरह, वहाँ आमंत्रित करते हैं, तो वहाँ भी जाना रहता है। अपर्णा जी लोग हैं, मंजू सक्सेना जी हैं, और ये क्या नाम है हमारी पुष्पा जी, पुष्पा गुप्ता जी, सब मिलती है। हम लोग तो सहेलियां हैं एकदम। जो निवेदिता सिंह जी हैं, नाम सुना होगा आपने निवेदिता सिंह जी का। हम्म। और सब लोग इस तरह से ये आदरणीय ओम नीरव जी हैं। हम लोग सब लोग आपस में गोष्ठियां हैं। महेश प्रकाश अस्थाना जी हैं, और कृपा शंकर जी हैं, आदरणीय कृपा शंकर जी। तो सब लोग हम लोग आपस में गोष्ठी वगैरह मिलते रहते हैं। कई लोग हैं तो ये। कभी कोई कैश में भी कोई पुरस्कार मिला आपको आपकी रचनाओं पर? हाँ, एक बार लघु लघु कथा में हमको तृतीय पुरस्कार मिला था कैश में, लेकिन मतलब राशि की कोई बात नहीं, लेकिन हाँ पुरस्कार मिला था। मिला है। सांत्वना पुरस्कार मिला था इसमें हमको। बहुत सुंदर। तो रजनी जी हमारे साथ थे आज। आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी जुड़े हैं। आदरणीय रत्ना बापुली जी हमारे साथ जुड़ी हैं। आदरणीय पुष्पा जोशी जी हमारे साथ हैं। और हल्द्वानी से भाई गोविंद कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैं अब इन लोगों से सभी से निवेदन करता हूं कि आपके साहित्यिक जीवन के बारे में, या आपके जो भी इन्होंने आज आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा सुनी, इससे संबंधित हुए अगर कोई प्रश्न उनके दिमाग में है तो वे आपसे अगर पूछना चाहें तो आप उनका उत्तर दें। तो इस क्रम में मैं सबसे पहले आमंत्रित करता हूं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी को। आदरणीय जी, स्वागत है आप। बहुत सागर धन्यवाद। अभिवादन आदरणीय। मैं रजनी जी की सागर। कविताएं प्रायः फेसबुक पर देखता रहता हूँ, बड़ा अच्छा लिखती हैं। और मैं इनको कमेंट भी भेजता हूँ। जी जी और जी, आपका हमेशा आता रहता है सर। हाँ, और अभी इन्होंने कहा प्रकाश कि भाई का भी आता गोष्ठियां मैं घर में करती हूँ। मुझे अफसोस है है। कि नहीं, आजकल जो हमने। गोष्ठियां हो रही आजकल जो गोष्ठियां हो रही हैं, वो गोष्ठियां नहीं रह गई, कभी सम्मेलन हो गए। सही कहा। गोष्ठियों का एक बिल्कुल सही कहा। गोष्ठियों की हाँ, गोष्ठियों का एक कलेवर होता है, 10-15, अधिकतम 10-15 लोग। और अच्छे विद्वज्जन को नए जन उसमें बैठते हैं, और उनमें प्रायः नई कविताओं, जो नई रचनाएं होती हैं, उनका पाठ किया जाता है। और उनका पोस्टमार्टम होता है। बिल्कुल उनका पोस्टमार्टम वहीं पर होता है, और उसके बाद उन कविताओं में सुधार किया जाता है। और जब वो सही। सुधार करके कविताएं बाहर आती हैं, तो वो जेम बनती है, एक रत्न बन जाती हैं। जी आजकल इसका सही बड़ा बात। अभाव हो गया। मैं तो अपने यहाँ कानपुर में देखता हूँ, जितने लोग गोष्ठियों के नाम पर कवि सम्मेलन कर रहे हैं, तो जाता तो हूं, लेकिन बहुत मजा नहीं आता मुझको। जी। इसलिए मैं आज से 10 साल पहले जब बाहर था, नौकरी करता था, तो वहां गोष्ठियां होती थी। मेरे भी कई वो थे, संस्थाएं थी। और उन गोष्ठियों में 10, 15, 18 लोग मैक्सिमम होते थे। और एक एक कविता पर आप समझिए 15-15 मिनट उस पर चर्चा होती थी कि ये शब्द क्यों आया, ये पंक्ति क्यों आई, ये आगे होनी चाहिए, ये पीछे होनी चाहिए, ऐसा होता था। आजकल इसका अभाव हो रहा है। मैं कहता हूं जी। कि रजनी जी अगर इसका बात सही परिपालन है। कर हाँ, लें आप आपकी सही। गोष्ठियों में, तो बहुत अच्छा होगा। और हम्म। आपकी रचना धर्मिता से मैं प्रभावित हूँ। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये तो गोष्ठियां जो है बस यही है कि वहां पर अपनी लोग रचनाएं सुनाते हैं, वाहवाही होती है। और समीक्षा बस तो हमें वही लग रहा वही है आजकल पटलों पर ही समीक्षा काफी हो जाती है, वैसे देखा जाए तो। हो कोई भी जाती। रचना भेजते हैं तो अगर इंगित लोग कर देते हैं वहां पर कि यहाँ पर ये शब्द जो है इस अनुचित है, यहाँ पर इसकी जगह ये रखे। तो समीक्षा का कार्य आजकल ये व्हाट्सएप और फेसबुक कर रहे हैं, अभी हमको लग रहा है। अभी 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 एक बुंदेलखंड के गीतकार हैं। आज से 7-8 महीने पहले उनकी गीत में बड़ी भारी त्रुटि थी, मात्राएं कहीं जा रही थी कुछ। मैंने उनको थोड़ा इंगित कर दिया, और बुरा मान गए, बहुत हाँ बुरा हाँ, मान लोग गए। बुरा मान जाते हैं। हाँ हाँ। सही। और
मैं तो कहता हूं मेरी रचनाओं पर लोग आज भी टिप्पणी कर देते हैं, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। मैंने कल एक गीत डाला था, स्वागत मैं है। आपको उदाहरण बता रहा हूँ। कल मैंने एक गीतिका डाली थी यादों पर, शायद रजनी जी ने पढ़ी हो, लेकिन इनका कमेंट नहीं आया तो मैंने नब्त पढ़ी हो। उस नहीं, हम पर कल नहीं, हमारे हमारे जो मेहमान आए तो पढ़ी। हमारे जो जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं, उन्होंने इतनी विनम्रता से एक संशोधन सुझा दिया मुझको कि मैंने कहा कि मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो वो इस तरह कुंदन हो बन जाता जाती है है उसमें। रचना जी। ये इस संशोधन तरह करने से कुंदन बन जाती है रचना, खरी हो जाती है। कुछ नहीं बात है। सुधार चलिए, बहुत अच्छी तो बात होना आज दूसरों हुई के। है, तो आगे बढ़ते हैं। और अब मैं आदरणीय रत्ना बापुली जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपनी बात अगर कहना चाहें तो पूछें। रजनी जी से स्वागत है आपका। रजनी रजनी सबसे सादा प्रथम तो नमन दीजिए। मेरी शुभकामनाएं लो और भगवान से दुआ करते हैं कि तुम अच्छी तरह लिखती रही हो। साहित्य के क्षेत्र में जी तुमने बहुत 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 प्रगति धन्यवाद की है जी। और तुम्हारी क्या कहते हैं लेखनी बहुत सशक्त है। हर चीज का धन्यवाद। दोहा, कुंडली, सोरठा, सब चीज का तुम्हें बहुत ज्ञान है। मैं तो पढ़ते, मुझे हम लोग तो ऐसे ही रचना कर देते हैं, उतना ज्ञान वान हम लोग के नहीं पास नहीं, ज्ञान ज्ञान नहीं। जी, जी। लेकिन तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। लेकिन हम ये कहते हैं कि तुम अगर इतना ज्ञान है तो तुम अपनी एक संस्था खोल करके क्यों नहीं हिंदी साहित्य के लिए कुछ करती हो। अगर समय हो, अगर कभी नहीं, सोचना है। समय की समस्या की, घर परिवार गृहस्थी के बच्चे हैं, उनको भी देखना रहता है, तो इस वजह से हाँ चलिए, अपना। बहुत बहुत अच्छा सुझाव है आदरणीय जी का, आप गौर करिए इस पर। और आगे हाँ बढ़ते जी हैं। जी जी। आदरणीय पुष्पा जोशी जी से अब मैं निवेदन करता हूँ कि वो आपसे कुछ कहें। वो तो कुछ कहती ही नहीं है कभी। साधन। मैं रजनी गुप्ता जी के दोहे से बहुत सुनकर अचंभित हो जाती हूँ कि इतना कैसे लिख लेती है। मेरे को भी इच्छा अरे होती है कि मैं लिखूं, लेकिन वो मात्रा का बराबर रहता नहीं है। दो चार बार लिखने की कोशिश की, 5-7 दोहे लिखे भी सही, लेकिन मेरा तो सिर्फ वो चकराने लगता है वो मात्राओं की गणना वगैरह में। और मैं आपके दोहे की विधा की बहन, बहुत गाना सुंदर गाना लिखती है। बस गाना गा गा ये कर दोहे लिखे तो लास्ट में उसको गणना कीजिए, तभी हो पाएगा। हमने भी ठीक। ऐसे ही कोशिश की है। गाना गा के पहले दोहा लिख लीजिए, जो मन में भाव आए, उसके बाद उसकी क्या कहते हैं गणना करके जरा इधर उधर कर लीजिए तो हो जाएगा दोहा लिखना। जैसे ये तो दीदी हमारा बहुत मतलब बहुत कि हमारी आप, धन्यवाद। मतलब कि मात्राएं हमारी आप मात्राएं की गणना में कई बार गड़बड़ हो जाती है। दो चार बार लिखा, मात्राओं की गणना में इस वजह से लिख नहीं पाती हूँ मैं। बहुत अच्छा डॉक्टर जी सुझाव जैसे दिया आपने आपने। बोला ना संस्था के लिए, तो कई जी बार हमने ना लोगों को, जैसे किसी ने कहा कि हमको दोहा लिखना सिखाओ, तो हमने काफी कोशिश किया, लेकिन अब भगवान, मतलब वो लोग नहीं, मतलब इस तरह से लिख पाए जैसे हम चाहते थे। दोहा वो लोग लिख लें तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन जैसे वो कहना ये हमारे बस की बात नहीं है लिखना, तो उन्होंने फिर हाथ पीछे कर लिया अपने। मैंने एक बार लिखे थे 5-7 दोहे, वो एक सरस दोहावली में छपे भी। लेकिन जी क्या है, मेरे को सेटिस्फेक्शन खुद को ही नहीं है कि मैं दोहा लिख पाती हूँ। आपकी विधा के अनुसार बस लिखते रहिए, बहुत अच्छे लिखे आप। हम्म। 2000 धन्यवाद। की जगह आपके 5000 10,000 दोहे। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत शुभकामनाएं। चलिए, जी आगे बढ़ते हैं। और अब मैं भाई गोविंद जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपने कोई प्रश्न हो आज के इस कार्यक्रम पर तो पूछें आपसे। स्वागत है भाई गोविंद जी। सादा नमन आदमी। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। हाँ। नमस्कार। आपके बारे में जाना हमने आज। बताइए, जो सम्मानित मंच को मैं पहले धन्यवाद कहूंगा कि आपसे परिचय कराया। आप मतलब रूबरू हुए आपसे, मतलब आपकी रचनाओं से और आपके जीवन के बारे में। और वैसे तो आप लखनऊ जैसे एक बहुत अच्छे शहर में रहती हैं, जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। और कहते हैं कि लखनऊ नजाकत और नफासत का शहर है। तो इसके बारे में, लखनऊ के बारे में अभी आपने कभी कुछ रचनाओं में कुछ ऐसा ढाला है अपनी पंक्तियों को, इसमें लखनऊ, नजाकत झलके? लखनऊ तो हमारी आत्मा में बसा प्राण है हमारा। लखनऊ से अच्छा में कहीं कुछ लगता ही नहीं है। और इस पे हमने, यहाँ जी की जी। भूल भुलैया बहुत फेमस है, तो हमने भूल भुलैया पर दोहे लिखे हुए हैं। और
मैंने देखा है ये मतलब एक बुलबुले पुस्तक को, भी लिखा था। मैंने देखा अच्छा। उधर। जी। तो और यहाँ का जो यहाँ मतलब सभी लोग कहीं भी हम जाएंगे तो लोग बोलते हैं कि आप लखनऊ से हैं, कि आपकी भाषा के और आपके व्यवहार से लग रहा है कि आप लखनऊ से आई हुई हैं। तो यह लखनऊ हमारे अंदर ही फंसा हुआ है, जैसे लगता है हम लखनऊ के, हमारा लखनऊ है। तो लखनऊ चलिए से हम लखनऊ के अलग है बारे में, नहीं बिल्कुल। चलिए कभी हमें भी सौभाग्य मिलेगा आपकी जो आपने रचना की, उसमें भी हम भी कुछ खो जाएंगे उनमें पढ़ करके। बुलबुल। रजनी जी, आपने अस्थाना महेश प्रकाश का जिक्र किया। उनकी जो नवोदय साहित्यिक संस्था है, उसने अभी 17 नवंबर को एक साझा संकलन प्रकाशित किया है। बड़ा अच्छा कार्यक्रम किया था। उसमें आप हैं, संकलन में हैं आप? नहीं, हम संकलन में एक साझा क्षमा याचना सहित एक बात और कहना चाहते हैं कि हमारे गुरुदेव का आदेश, मतलब कि निर्देश है या उनका आज्ञा समझ लीजिए। वो कहते हैं कि निःशुल्क साझा संकलन, निःशुल्क कोई भी रचना हो, मतलब रचना को आप पैसे दे करके ना छपवाइए। तो वो जिस परिपाटी पे चल रहा है, तो हमने भी यही आज तक कभी कितने संकलन छपने में हमारे इसीलिए रह गए कि कितनी पुस्तकें हमारी छप जाती है, लेकिन हमने सहयोग राशि नहीं प्रदान करी। तो बिना सहयोग राशि के कोई रचना छपती नहीं है। तो इसीलिए हम सोचे अपना खुद ही हम जब छपवाएंगे तो होगा। और जो भी नहीं, वो कहीं एक भी कोई संस्था है, कोई भी वो संस्था साझा है तो संकलन था, पहले। उसमें 30-35 कवि थे। उसका बड़ा लंबा चौड़ा कार्यक्रम उन्होंने 17 नवंबर को किया था, इसी पिछले 17 नवंबर को। पुस्तक विमोचन में हम जाते जरूर है, जैसे किसी में नहीं पहुंच पाए लेकिन जहाँ पहुंच पाते हैं उस तो जाते उस जरूर है। विमोचन उस, उसके विमोचन में तो हमको लगता आप नहीं थी शायद। मैं था नहीं उसमें, है आपका। लेकिन आपको अच्छा मैंने अच्छा नहीं अच्छा, देखा हाँ। उसमें। हाँ, आप होते जरूर, हम लोग की भेंट होती हमारी आपकी। हाँ, 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 हाँ। तो आज हमने बहन रजनी गुप्ता जी का के जीवन के बारे में जाना, और उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा को भी हमने आज जाना। और इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अब बारी है अगले चरण में उनकी दोहों को, उनकी रचनाओं को सुनने की। तो मिलते हैं नए चरण में फिर से, और सुनते हैं उनसे उनके दोहे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार, प्रणाम। साधन में